Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम। चैप्टर 54। बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। घर में सिया के ना मिलने के कारण सभी लोग परेशान थे। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सिया कहाँ चली गई होगी। कुछ देर बाद दादाजी घर आ गए। उन्होंने देखा कि सभी लोग परेशान होकर लिविंग रूम में बैठे थे। सभी लोगों के उतरे हुए चेहरे देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? रुद्र ने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हो? विजय जी ने कहा, हम जॉगिंग करने के लिए पार्क गए थे। क्यों, क्या हुआ? आन्या ने कहा, दादाजी वो सिया कहीं दिख नहीं रही है। हमने पूरे घर में ढूंढ लिया है लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। तो विजय जी ने पूछा, क्या तुमने मंदिर में ढूंढा? रिया ने कहा, दादाजी हमने पूरे घर में ढूंढ लिया है, भाभी कहीं नहीं है। तो विजय जी बोलने लगे, अरे बेटा वो मंदिर गई है इसीलिए घर में नहीं है। राघव हैरान होकर पूछा, मंदिर? आपको कैसे पता? विजय जी ने कहा, क्योंकि वो हमें बता कर गई है। जब हम सुबह निकल रहे थे तो वो भी हमारे साथ ही आई। रुद्र ने कहा, हमने सिक्योरिटी से पूछा था लेकिन उनको भाभी नहीं दिखी। विजय जी ने कहा, अब तुम लोगों ने कैसी सिक्योरिटी लगाई है ये तुम लोग जानो, लेकिन सिया ने हमें बता दिया था कि वो मंदिर जा रही है, उसे आने में देर हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, दादाजी बहुत देर हो गई है, वो सुबह से नहीं दिख रही है। अगर मंदिर गई है तो अभी तक तो आ जाना चाहिए ना। विजय जी ने कहा, अर्जुन वो पैदल गई है और वो भी सिद्धिविनायक, वक्त लगेगा उसे आने में। और हमने कहा ना कि वो हमें बता कर गई है। अब तुम लोग इतना चिंता मत करो, वो खुद की हिफाजत करना जानती है। सब लोगों की टेंशन तो चली गई लेकिन राघव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे कहीं ना कहीं एक डर लगा था कि कहीं सिया अभी तक उससे नाराज ना हो और नाराज होकर उसे छोड़कर ना चली जाए। वो अपने कमरे में गया और फ्रेश होकर नीचे आया। आज वो लोग उदयपुर के लिए निकलने वाले थे, तो दादाजी ने उन लोगों से पहले ही कह दिया था कि आज कोई ऑफिस नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन अगर ऑफिस चला गया तो उसी का बहाना बनाकर वो उदयपुर नहीं आने वाला है। सब लोग बैठकर नाश्ता करने लगे। तब जाकर सिया वापस घर आई। विजय जी सिया को देखकर कहने लगे, लो आ गई सिया, अब खुश? सब लोग सिया की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि सिया लंगड़ाते हुए चल रही थी। आन्या जल्दी से सिया के पास गई और उसे संभालते हुए बोली, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? सिया ने कहा, वो पैर मुड़ गया था। आन्या गुस्सा करते हुए कहने लगी, क्या जरूरत थी तुझे पैदल जाने की? कल तुझे चोट लगी थी ना। सिया ने कुछ नहीं कहा। आन्या ने उसे संभालकर सोफे पर बिठा दिया। रुद्र ने जल्दी से उसके लिए स्प्रे लाई। राघव को डर भी लगा और गुस्सा भी आ रहा था सिया के ऊपर। उसकी नजरें सिया पर ही थी लेकिन सिया ने उसे नहीं देखा। विजय जी ने पूछा, बेटा क्या हुआ और कल चोट लगी है मतलब? असल में राघव ने मना किया था घर में किसी को भी इस बारे में बताने के लिए। वो जानता था कि सभी लोग परेशान हो जाएंगे। सिया ने कहा, कुछ नहीं दादाजी, वो कल हमारा पैर में मोच आ गई थी बस। विजय जी गुस्सा करते हुए कहने लगे, कल तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी और फिर भी आज तुम पैदल सिद्धिविनायक चली गई? अगर हमें पहले पता होता तो हम तुम्हें मंदिर जाने से मना कर देते। सिया ने कहा, दादाजी बहुत वक्त हो गया था हमें सिद्धिविनायक गए हुए। वो क्या है ना, हम कुछ हफ्तों तक मुंबई में नहीं रहने वाले हैं तो हमने सोचा कि एक बार वो आते हैं। विजय जी ने कहा, अरे आने के बाद भी जा सकती थी ना बेटा। सिया ये सुनकर खामोश हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। आन्या ने उसके पैर पर स्प्रे मारी। अभी तक किसी की नज़र सिया के हाथ पर नहीं गई थी। वो अपने हाथ को अपने साड़ी के पल्लू में छुपा रही थी। भव्या ने उसे देख लिया और पूछा, दी आपका हाथ, आप अपने हाथ को क्यों छुपा रही है? क्या हुआ है? सिया मन ही मन कहने लगी, ये लड़की। उसने भव्या को देखा और बोली, कुछ नहीं हुआ है। आन्या ने जल्दी से सिया का हाथ देखा और कहा, अगर कुछ नहीं हुआ है
तो ये पट्टी कैसी? सिया ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, वो हमारा पैर मुड़ गया था ना, तो अपने आप को गिरने से बचाने के लिए हमने किसी चीज़ को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से ये चोट लग गई थी। वहाँ के कुछ लोगों ने इस पर हल्दी लगा दिया और पट्टी बांध दी। अब ज़्यादा ना माँ मत बन और डांटना बंद कर। आन्या बोली, अगर ऐसे बच्चों जैसे हरकतें करती रहोगी तो हमें भी माँ बनकर डांटना पड़ेगा ना तुम्हें। ये क्या है, हमेशा चोट लगा के आती है। सिया ने कहा, हो गया तुम्हारा, अब छोड़ो हमारे पैर, हम ठीक है और हम बच्ची नहीं है, हम खुद को संभाल सकते हैं। आन्या ने कहा, हाँ देख लिया है कैसे संभाल रही है खुद को, अगली बार बिना बताए कहीं गई ना तो देखना क्या करेंगे हम। विजय जी सिया के चेहरे को देखकर समझ गए कि अभी तक सिया कल वाली बात से बहुत उदास है। वो आन्या से कहने लगे, आन्या बेटा, सिया को भूख लगी होगी, वो सुबह ही मंदिर चली गई ना, चलो उसे कुछ खिला दो। आन्या सिया को पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल के पास लेकर चली गई। आन्या उसके बगल वाले चेयर पर ना बैठकर दूसरे चेयर पर जाने ही वाली थी कि सिया ने उसके हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। अब राघव सिया के पास नहीं बैठ सकता था, वो जाकर अर्जुन के पास वाली चेयर पर बैठ गया। आन्या को अब कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उसे लगा कि सिया राघव की वजह से ही उदास है। उन लोगों ने नाश्ता किया और सामान बांधने चले गए। सिया अपने कमरे में नहीं जाना चाहती थी। वो जानती थी कि राघव उसके कमरे में जाते ही उससे 1000 सवाल पूछेगा और वो उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो किचन में चली गई। सिया को किचन में जाते हुए देखकर आन्या उसके पीछे चली गई। किचन में सिर्फ सिया ही थी और वो सामान समेटकर फ्रिज में रख रही थी। आन्या उसके पास गई और उससे पूछने लगी, सिया 2 दिन से देख रहे हैं हम तुझे, तुम बस उदास हो, कल रात कुछ हुआ है क्या? सिया ने कहा, हमने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। तभी राघव भी वहां आ गया और उन दोनों की बातें सुनने लगा। आन्या ने कहा, अच्छा ठीक है, कल रात कुछ नहीं हुआ ये मान लेंगे, लेकिन ये चोट कैसी लगी तुम्हें हाथ पर? सिया ने गहरी सांस ली और बोली, कुणाल। आन्या हैरान होकर पूछी, कुणाल? वो तुमसे मिला और तुम? वो गुस्से से, तुम उससे क्यों मिली और ऐसे क्या बात हो गई जो तुमने अपने हाथ पर चोट लगा लिया? कुणाल का नाम सुनते ही राघव ने अपने हाथ की मुट्ठी बांध दी और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। सिया ने कहा, हम उसे नहीं मिले हैं, बल्कि वो खुद हमें मिलने आया है। आन्या ने कहा, बात क्या है हमें साफ बता। सिया ने कहा, हम मंदिर गए थे, दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो वहाँ पर कुणाल था। हमने उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल जाना चाहते थे, लेकिन वो हमारे सामने आ गया और कहने लगा कि। आन्या ने पूछा कि क्या? सिया ने कहा, वो हमसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि वो हमसे शादी करना चाहता है। आन्या हैरान होकर पूछी, वो पागल हो गया है क्या? सिया ने कहा, हमने उसकी बात नहीं मानी, हमने मना कर दिया है। आन्या ने कहा, अच्छा किया, उसके साथ उस बेशरम को 2-3 थप्पड़ भी लगाने चाहिए थे। सिया ने कहा, हमने उससे मना किया और वहाँ से आगे बढ़ गए, लेकिन वो हमारा पीछा करते हुए हमारे पास आ गया और उससे दूर जाने जब हम पीछे हटे तो हमारा पैर जो कल चोट लगी थी अचानक से मुड़ गई और हमें दर्द होने लगा। जब हम खुद को संभालने लगे तो सिया अपने हथेली दिखाते हुए बोली, ये चोट लग गई। कुणाल ने हमें संभाला और हमारी हाथ पर पट्टी की। आन्या ने पूछा, वो इडियट तुम्हारी परवाह भी कर सकता है क्या? सिया ने कहा, उसे माँ के बारे में पता चला, वो कहने लगा कि वो हमारे लिए सॉरी फील कर रहा है और हमसे शादी करना चाहता है। आन्या ने कहा, मतलब वो तुम पर दया दिखा रहा था क्या? सिया के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आ गई जो नफरत भरी और कड़वी थी। जिससे देखो वो हम पर दया ही दिखा रहा है, कोई समझौते के नाम पर तो कोई माँ के नाम पर। आन्या ने पूछा, मतलब? सिया ने गहरी सांस ली और बोली, कुछ नहीं। सिया फ्रिज की तरफ मुड़कर उसमें कुछ सामान समेट रही थी। आन्या उससे बोली, अच्छा वो सब छोड़, लेकिन तुम
पैदल चलकर सिद्धिविनायक क्यों गई? तुम और माँ ये सब तभी करते हो जब घर में किसी का जन्मदिन होता है। ये सुनकर सिया रुक गई और तभी वहां राघव भी आ गया और ये सब सुन लिया। आन्या ने राघव को देखा और बोलने लगी, क्या आज जीजू का? सिया अभी भी आन्या की ओर पीठ करके खड़ी थी। उसे राघव का वहां आने के बारे में पता नहीं था। वो बोली, उनका कुछ भी हो, हमारा क्या, हमें तो बस दर्शन करने थे तो हम चले गए। और ये कहाँ का रूल है कि जन्मदिन के दिन ही कोई पैदल चलकर सिद्धिविनायक जाए? आन्या राघव को देखकर कहने लगी, ओके। राघव ने आन्या को वहां से जाने का इशारा कर दिया। आन्या ने कहा, हमें कुछ काम है, हम जाकर सामान समेटते हैं, ठीक है? सिया पीछे पलटते हुए कहने लगी, कुछ भी कर। इतना कहते ही उसकी नजर राघव पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि जो कुछ आन्या ने अभी कहा वो सब राघव ने सुन लिया है। उसने कुछ नहीं कहा और अपने कामों में लगी रही। आन्या वहां से चली गई। राघव सिया के पास आया और उससे पूछने लगा, हाथ और पैर में दर्द हो रहा है, फिर भी तुम्हें काम करना है? सिया ने कहा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। राघव ने कहा, हमें कुछ कहना है। वो राघव को बीच में काटते हुए सिया बोली, देखिए सर, आपको जो भी कहना था आपने कल कह दिया है। हमें नहीं लगता कि आपके पास कुछ और कहने के लिए बाकी है, और हम समझ भी गए हैं जो आप कहना चाहते हैं। तो हम भी आपसे कह देते हैं कि आप हमसे और हमारे चीज़ों से, हमारे मामलों से दूर रहिएगा। हम खुद को संभाल लेंगे और अपने बहनों को भी। आपको इन सब में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिया इतना कहकर वहाँ से चली गई। राघव खुद से कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो सिया? हमारे लिए नंगे पैर मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? और चोट लगा लिया ना खुद को। और ये लड़की हमें अपने पास भी नहीं आने दे रही है ताकि हम इसे समझा सके कि जो कल हमने कहा वो सब गुस्से में कहा है। सिया विजय जी के रूम में गई और उनसे बोली, दादाजी सॉरी। विजय जी ने कहा, अगली बार ऐसे मत करना। हमें सच में नहीं पता था कि तुम्हें चोट लगी है, वरना हम तुम्हें नहीं जाने देते। सिया ने कहा, इसीलिए हमने आपको नहीं बताया। विजय जी ने कहा, अब बताओगी चोट लगने के बावजूद तुम मंदिर क्यों जाना चाहती थी? सिया धीरे से बोली, आज उनका जन्मदिन है ना, तो ये सुनकर विजय जी खामोश हो गए और सिया आगे बोलने लगी, जब भी हम में से किसी का जन्मदिन होता तो माँ और हम मंदिर पैदल जाते थे। विजय जी कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, अभी तुम्हारा चोट कैसा है? सिया ने कहा, हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं जो मामूली चोट से डर जाए। विजय जी ने कहा, हम तुम्हारे मन को जो चोट लगी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उसे गिरने से रोक रही थी। उसने गहरी सांस ली और दादाजी से कहा, उस चोट को भी हम संभाल लेंगे। वैसे आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? विजय जी ने कहा, बेटा ये कुछ कहने हैं तुम्हारे लिए, और ये इस घर की बड़ी बहू के लिए। कैसी है? अच्छी है ना? सिया ने कहा, बहुत अच्छी है। विजय जी ने कहा, ये अपने पास ही रखना, शादी के वक्त आरोही को ये हम देंगे। सिया ने कहा, दादाजी ये सब आप ही रखिए ना, हमसे ये सब नहीं होगा। विजय जी ने कहा, क्यों नहीं होगा? लो अपने पास रखो। सिया दादाजी को मना नहीं कर पाई और उसने गहने ले लिए और अपने कमरे में चली गई। सिया ने जल्दी से अपने कपड़े पैक किए और उसे बैग में वो गहने भी रख दिए। जब उसने देखा कि राघव कमरे में आ रहा है तो वो बाहर चली गई। राघव ने सिया को जाते देखकर कहने लगा, ये ऐसी नहीं मानेगी, हमें ही कुछ करना होगा। राघव अपने कपड़े बदलने के लिए चला गया और अजय को कॉल करके प्लेन रेडी रखने के लिए कह दिया। नीचे आदित्य, नीलम और युग भी आ गए थे। वो लोग टेबल के पास बैठ गए। विजय जी ने पूछा, तो आ गए तुम लोग? सारी तैयारियां हो गई? आदित्य ने कहा, हाँ पापा हो गई। और आप लोगों की? विजय जी ने कहा, हमारी तो हो गई, लेकिन बाकी सबका पता नहीं। एक मिनट, वो आन्या से पूछने लगे, आन्या बेटा हो गया क्या? आन्या ने कहा, हाँ दादाजी, रिया, भव्या और हमारा हो गया।
अर्जुन भैया अभी तक बाहर नहीं आए और जीजू कपड़े बदलने गए। विजय जी ने पूछा, सिया कहाँ है? सिया किचन से आते हुए बोलने लगी, हम यहाँ पर है दादाजी। विजय जी ने पूछा, बेटा सबने नाश्ता कर लिया है, ये नाश्ता किसके लिए? सिया युग को देखते हुए बोली, वो युग अभी अभी आया है दादाजी, तो हमें लगा कि उसने नाश्ता नहीं किया है तो हम उसके लिए बना कर लाए हैं। सिया ने युग को देखते हुए पूछा, आप खाएंगे? विजय जी युग से पूछे, तुम अभी घर आ रहे हो? युग तो पहले हैरान था, उसे लगा नहीं था कि सिया उसके लिए नाश्ता भी बनाएगी। उसने दादाजी की ओर देखा और कहा, हाँ वो कपूर इंडस्ट्रीज के कुछ मामले थे जो विवान भाई ने हमें दिए थे, हम बस वही देख रहे थे तो देर हो गई। विजय जी ने पूछा, सारे काम खत्म हो गए? युग ने कहा, हाँ खत्म हो गए। विजय जी ने पूछा, तुमने नाश्ता किया? युग ने नाम में सिर हिला दिया। तो विजय जी ने कहा, सिया इसे नाश्ता दो। सिया ने नाश्ते की प्लेट युग की ओर बढ़ा दिया और वो मारिया आंटी से बात करने चली गई। ये सब देखकर नीलम को तो बहुत गुस्सा आने लगा। इस लड़की की तो सच में ये कोई जादू टोना जानती होगी, वरना इसे कैसे पता चला कि युग अभी अभी घर आया है? लगता है सब पर नजर रख रही है, इसका कुछ करना होगा। वैसे भी कल का प्लान पूरा चौपट हो गया। लगा था कि इसे चोट लगेगी तो ये शादी में नहीं आएगी और इसके पीछे ये दो लड़कियां भी नहीं आएगी, लेकिन पता नहीं ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। नीलम के मन में बहुत कुछ चल रहा था और वही आदित्य के मन में सिया के लिए एक अच्छी छवि बन गई है। उसे सच में नहीं लगा था कि वो सबके बारे में इतना कुछ सोच सकती है। और युग के मन में भी सिया के लिए पहले से ही आदर था, लेकिन अब और बढ़ गया। युग मन ही मन कहने लगा, अब पता चला भैया आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं। आपको वो दिखता है जो होता नहीं, आप वो देखती है जो शायद बहुत सारे लोग देख नहीं पाते। आन्या और सिया मारिया आंटी की मदद से सारे सामान गाड़ी में रखवा रहे थे। आदित्य ने कहा, सिया बेटा 1 मिनट सुनो। सिया ने कहा, हाँ पापा। आदित्य ने कहा, ये तुम्हारे लिए। सिया ने आदित्य के हाथ से डब्बा लिया और पूछने लगी, ये क्या है पापा? आदित्य ने कहा, हमने तो आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया है, तो ये हमारी तरफ से। सिया ने जब डब्बा खोला तो देखा उसमें नेकलेस का सेट था। एक बड़ा सा नेकलेस, एक छोटा सा नेकलेस और झुमके, सारे सोने के बने हुए थे। उसे देखते ही नीलम की आंखें चमक गई और उसे गुस्सा भी आने लगा। सिया ने पूछा, पापा ये सब क्यों? आदित्य ने कहा, क्या हुआ, पसंद नहीं आई? इन सब के बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसीलिए हमने अपने पसंद से बनवाया है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम ज्वेलर को बुला लेंगे, तुम उनसे अपने मन पसंद का बनवा लेना। सिया ने कहा, पसंद की बात नहीं है पापा, हमें ये अच्छा लगा, लेकिन ये सब अभी क्यों? विजय जी ने कहा, बेटा ये इसका प्यार और आशीर्वाद है, रख लो। और वैसे भी हमने कहा ना, तुम इस घर की बहू हो। नीलम ने कहा, अभी तक पापा ने इसे अपनाया नहीं है तो आप इसे बहू कैसे कह सकते हो? वहाँ के सारे लोगों को नीलम की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, युग को भी नहीं। आदित्य ने कहा, मौसा जी को सिया पसंद आ जाएगी, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीलम ने कहा, पसंद आ जाएगी कैसे? इसका तो कोई स्टेटस भी नहीं है, एक ड्राइवर की बेटी है। आदित्य ने कहा, तुम्हारे मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं निकलता है ना नीलम? अच्छा ठीक है, मान लिया कि सिया की स्टेटस हमारे स्टेटस से नहीं मिलती है, लेकिन वो तुमसे ज्यादा बेहतर है। तुम्हें तो अपने खुद के बेटे के बारे में कुछ नहीं पता। आज का ही ले लो, युग अब घर आ रहा है, ये बात सिया के अलावा यहाँ पर किसी को भी नहीं पता। उसने अब तक कुछ नहीं कहा है, इसके बारे में भी तुम्हें नहीं पता। कैसी माँ हो तुम? वही सिया को देखो, बिना बोले ही उसने युग के लिए नाश्ता बना दिया, तो हुई ना तुमसे बेहतर। तो अगर मौसा जी ने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है तो सिया को भी बहू के रूप में अपना लेंगे। तुम्हें इसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है। नीलम गुस्से से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विजय जी ने उसे रोकते हुए कहा, बस यहाँ पर हमें कोई बहस नहीं चाहिए। वो सिया की तरफ देखकर कहने लगे, सिया राघव कहाँ है बेटा? सिया ने कहा,
वो अपने कमरे में, वो ये कहते हुए रुक गई। उसकी नज़र सीढ़ियों से उतरते हुए राघव पर पड़ी। उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। आज राघव ने एक चेक्स वाली नॉर्मल शर्ट पहनी थी और उसके नीचे ब्लू जीन्स। शर्ट के स्लीव्स को एल्बो तक फोल्ड किया हुआ था और बालों को अच्छे से सेट करके रखा हुआ था। उसने आज तक राघव को फॉर्मल शर्ट्स के अलावा ऐसे शर्ट्स में नहीं देखा था। उसने गौर किया तो उसे याद आया कि यह शर्ट तो उसने राघव के लिए एग्जीबिशन में खरीदा था, लेकिन उसने राघव को ये नहीं दिया था। उसे लगा शायद राघव इसे डाउन मार्केट समझेगा और उसे नहीं पहनेगा। सिया खुद से कहने लगी, ये शर्ट इन्हें कहाँ से मिली? हमने तो अंदर रखी थी। राघव की नज़र भी सिया पर आकर रुकी। उसके देखते ही सिया ने अपनी नज़रें घुमा ली। रुद्र भी हैरान हो गया राघव को इस तरह देखकर। जब राघव नीचे उन सबके पास आया तो रुद्र कहने लगा, भाई आप ठीक तो हो ना? ये शर्ट? राघव ने पूछा, इस शर्ट में क्या बुराई है? रुद्र ने कहा, नहीं नहीं कोई बुराई नहीं, लेकिन हम पहली बार आपको इस तरह के शर्ट और ऐसे देख रहे हैं, तो बस ऐसे ही। राघव ने कहा, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? आन्या समझ गई थी कि यह शर्ट ज़रूर सिया ने राघव के लिए लिया होगा। वो बोली, जीजू आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप। सिया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और वो अपनी नज़रें राघव से हटा ली। विजय जी ने कहा, तुम तो आ गए, लेकिन अर्जुन कहाँ है? हमें देर हो रही है जाने के लिए, उसे बुलाओ। अर्जुन अंदर से आते हुए कहने लगा, बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम आ गए। विजय जी ने कहा, सिया सारे काम देख लिए ना, सब कुछ हो गया ना? सिया ने कहा, हाँ दादाजी आप चलिए, हम सब कुछ एक बार फिर से देख लेते हैं। विजय जी ने कहा, अच्छा ठीक है, और ये तिजोरी की चाबी एक बार वो भी चेक कर लेना। सिया थोड़ा सा हिचकिचाई और फिर चाबी ले ली और कहा, ठीक है दादाजी। सारे लोग बाहर निकल गए। नीलम को तो और भी सिया पर गुस्सा आने लगा। तिजोरी की चाबी? ये लड़की कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई है, इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। उदयपुर में ही इसकी आखिरी दिन होगी। सिया अपने कमरे में गई और सब कुछ चेक कर लिया। उसने लॉकर को चेक किया, लेकिन लॉकर बंद नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक लॉकेट उस लॉकर के दरवाजे में फंस गया है। उसने वो लॉकेट लिया और खुद से कहने लगी, ये लॉकेट तो उस डब्बे में था जो माँ ने हमारे लिए रखा था। लगता है ये हमारे साथ आना चाहता है। चलो अगर ये हमारे साथ रहेगा तो हमें लगेगा कि माँ हमारे साथ है। सिया ने वो लॉकेट लिया और अपने हैंड बैग में रख लिया। उसने एक छोटा सा डब्बा भी अपने बैग में डाल दिया और वो दादाजी के कमरे में गई। वहाँ का लॉकर चेक किया और बाहर जाने वाली थी कि उसे कुछ याद आया। सिया ने खुद से कहा, एक काम करते हैं, दादाजी की कुछ दवाइयाँ हम अपने पास रख लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। सिया ने दादाजी के कुछ दवाइयाँ अपने हैंड बैग में रख लिए और प्रिस्क्रिप्शन भी, और वो वहाँ से बाहर आ गई। उसने एक आखिरी बार सब कुछ चेक कर लिया और सर्वेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर बाहर आ गई। पहले 2 गाड़ियों में गार्ड्स थे। तीसरे गाड़ी में विजय जी, आदित्य और नीलम बैठे थे। उसके पीछे वाले गाड़ी में रुद्र, युग, रिया, आन्या और भव्या बैठे थे और उनके पीछे वाले गाड़ी में विवान, राघव और अर्जुन थे। आखिरी के 2 गाड़ी में गार्ड्स। पूरे 7 गाड़ियों में सब लोग घर से निकल गए। सिया भी राघव के साथ गाड़ी में बैठ गई। विवान गाड़ी चला रहा था, राघव और अर्जुन पीछे बैठे थे, सिया आगे बैठी थी। सिया अपना टैब निकालकर कुछ काम कर रही थी और कुछ पेपर्स चेक कर रही थी कि तभी विवान की नज़र उन पेपर्स पर गई। विवान ने पूछा, सिया ये क्या है? विवान ड्राइव करते हुए उन पेपर्स को लेकर उन्हें देखने लगा। सिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, ये जगह हमारे सपनों में आता है। विवान ने पूछा, सपने में? सिया ने कहा, हाँ, जो हमारे सपने में आता है उसका हम ड्राइंग बना देते हैं। विवान ने पूछा, तुम्हें जंगल के सपने आते हैं? जंगल का नाम सुनकर राघव ने विवान के हाथ से पेपर ले लिया। उसने देखा
कि उस ड्राइंग में जंगल था और एक छोटी सी बच्ची थी और एक लड़का उसके साथ खड़ा था। उसे समझते देर नहीं लगी वो दोनों कौन है। राघव ने दूसरी ड्राइंग देखी तो उसमें एक आदमी खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसके पास ही एक ट्रक थी और 2 बच्चे वहीं पर खड़े थे। अर्जुन ने भी ये ड्राइंग देखी और फिर राघव को देखने लगा। अर्जुन को भी ये पता चल गया कि वो ड्राइंग राघव और सिया के पापा की है। राघव मन ही मन कहने लगा, तुम्हें तो सब कुछ याद है, क्या होगा जब तुम्हें ये पता चलेगा कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हम ही हैं। हम सच को कितने दिन तुमसे दूर रखेंगे, किसी ना किसी दिन तुम्हें पता चलेगा ही। उसके बाद तुम क्या करोगी? क्या हमें छोड़कर चली जाओगी? आज जो तुमने कहा कि हम तुम्हारे मामलों से दूर रहे और तुम खुद अपने आप को और अपने परिवार को संभाल लोगी, इसका क्या मतलब है? तो क्या मतलब है सिया का? क्या वो राघव को छोड़कर जाएगी? राघव को लगता है कि सिया उससे उसके पापा के मौत के जिम्मेदार समझती है, तो क्या वो हिम्मत करके सिया का सामना कर पाएगा? क्या होगा जब सिया को ये पता चलेगा कि राघव उसे बचपन से प्यार करता है? क्या यश राठौड़ सिया को स्वीकार करेंगे? क्या करेगी नीलम? क्या राघव सिया को बचा पाएगा नीलम से? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, इस वीडियो को और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा और इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके स्टोरी को पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।